हाय। आज बात करेंगे ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर की और इसमें इससे जुड़े निवेश के बारे में और जो हलचल मची है इस सेक्टर में। इनफैक्ट आज तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 के नीचे चले गए थे। सुबह 99 पर बैरल हो गया था, अभी तो कुछ 104 हो गया है। और इनफैक्ट इवन नाइमेक्स का भी काफी डाउन था, जिसकी वजह से आज स्टॉक मार्केट अप है। और इनफैक्ट इन्फ्लेशन की वरीज भी थोड़ी कम होगी, तो इनफैक्ट कमोडिटी स्टॉक्स जो हैं ओवरऑल भी थोड़ा अप हैं। तो इसके ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में मैं क्या ज्यादा बोलूं, ज्यादा बात करेंगे आज हम डॉक्टर मिस्टर बीके सराफ से, जो कि फॉर्मर सीएमडी थे ओएनजीसी के। मैं उनसे मिली थी जब वो ओएनजीसी विदेश के एमडी थे। तो सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। सर, आज हम बात करेंगे, अभी कुछ अहम फैसले भी आए हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में। एफएम ने अनाउंस किए थे रिसेंटली, जिसमें सबसे पहला है ये जो, अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज जो ये दो एक्सट्रीम कुछ प्रेडिक्शंस आए हैं जहां पे ऑयल जा सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने $380 पर बैरल तक जाने की बात कही है, और दूसरी तरफ सिटी ग्रुप ने कहा है कि $65 पर बैरल हो सकता है। तो आपका क्या मानना है कि ये, क्योंकि निवेशक सोच रहे हैं क्या करूं, $380 तो वाव है, $99 ओके है, बिकॉज स्वीट स्पॉट इज अराउंड $80 to $90 पर बैरल। सो हाउ, वेयर डू यू सी ऑयल प्राइसेस गोइंग? Thank you, Anupama ji, for having me here on your channel. जहां तक क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात है, दोनों ही सिटी बैंक जिन्होंने आज शायद $65 पर बैरल कहा है कि हो जाएगा, और कुछ दिन पहले मॉर्गन स्टैनले ने कहा था कि $320 हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी, 380। तो हालांकि उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी कि रशिया से क्रूड ऑयल जो है वो नहीं आएगा, उस तरह की कुछ कंडीशंस रखी। तो देखिए, दोनों ही अपने अपने फील्ड में, एक ही फील्ड में धुरंधर हैं। और मैं तो मॉर्गन स्टैनले की जो इकोनॉमिक रिसर्च है या सिटी बैंक की है, उसके सामने कुछ भी नहीं। तो मेरा ये कमेंट करना कि कौन ठीक होगा, ठीक तो एक ही होगा दोनों में से, दोनों ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि एक 65 कह रहा है और दूसरा जो है 300 के पार बोल रहा है। तो उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है, तो एक ही ठीक होगा। मेनली कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है ये काफी वोलेटाइल है और काफी स्पेकुलेटिव है। और मैंने तो अपने कैरियर में देखा है कि जब जब हमने क्रूड ऑयल की प्राइसेस को फोरकास्ट करके अपना जो इवन जो एक्सपोजर है वो हेज करने की कोशिश की है, हमको तो नुकसान ही हुआ है। तो मेरे स्तर पे कहना कि क्या होगा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने पूछा है तो मैं आपको बताऊं कि ये जो प्राइसेस है मेरे ख्याल से 300 तो नहीं जाने वाले, और 65 आने की ज्यादा संभावना है। लेकिन ये नहीं है कि कोई साल में 6 महीने में आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। और जो लॉजिकल लेवल है क्रूड ऑयल की प्राइस का, वो 60-70 से लेके और 100 तक है। जो अभी हमने देखा 125, या पहले देखा था, या कभी हमने 2016 में देखा $25 भी आया था, वो सब तो एक तरह से एब्रेशन है। तो मेरे ख्याल से कोई 60-70 से 100 तक का जो कोई लेवल है वो थोड़ा रीजनेबल मान सकते हैं, और वो हमारे लिए कंफर्टेबल भी है। जी सर, आपका जो अनुमान है वो, मतलब इनके बीच का क्या आप निकालेंगे? ये हो गया, एक हो गया 380, एक तरफ हो गया 65, बीच में आपको कहाँ लगता है क्या है वो आंकड़ा? अगर आप आंकड़ा शेयर करना चाहें तो, मतलब स्पेकुलेटिव है, अप्रोक्सीमेटली। जैसे मैंने कहा कि ये 300 तो नहीं जाने वाला, और अगर हम कहें कि 60-70 से लेके और $100 तक इस रेंज में आना चाहिए, स्टेबलाइज इसी लेवल पे होना चाहिए। लेकिन वो स्टेबलाइज इतनी जल्दी नहीं होगा, उससे पहले हमको थोड़ा और जो क्रूड की जो हाई प्राइसेस है थोड़ी और झेलनी होगी, लेकिन अल्टीमेटली 60-70-100 के आसपास आना चाहिए। ओके, 60-70-100 के आसपास। ओके, 80 का स्वीट स्पॉट है उसके आसपास।
ओके सर, ये जो दूसरा मेरा क्वेश्चन है, ये जो अभी डीरेगुलेशन हुआ है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड ऑयल के ऊपर, तो ये इसके काफी फायदे हैं और इंसेंटिवाइज किया है ईएनपी को, तो ये इसके बारे में आप कुछ बोलें और क्यों ये पहले नहीं किया गया? बिकॉज इंडिया 85% अपना ऑयल इंपोर्ट करता है, काफी उससे महंगाई के ऊपर भी असर पड़ता है, खासकर ऐसी सिचुएशन जो अभी है। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये जो डीरेगुलाइजेशन अभी किया है गवर्नमेंट ने? देखिए, ये आपका कहना ठीक है और आपका पूछना ज्यादा ठीक है कि पहले क्यों नहीं हुआ। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और इसमें गवर्नमेंट को ज्यादा दखल देने की बिजनेस डिसीजंस में ऑयल कंपनीज की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू भी कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। ऑयल कंपनीज को, ऑयल प्रोड्यूसर्स कंपनी को अपना तेल बेचना है, और जो डोमेस्टिक रिफाइनर्स हैं उनको तेल परचेज करना है। तो आपस में वो बात करके अभी भी परचेज करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आप किस किस ओएनजीसी को फॉर एग्जांपल कहती है कि आप किस किस रिफाइनरी को कितना कितना क्रूड देंगे, और जो कीमत है वो आपस में तय कर ले। जब जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप इस रिफाइनरी को इतना क्रूड देंगे, तो नेगोशिएशन पावर जो है ऑयल प्रोड्यूसर की वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि रिफाइनरी को भी पता है ये क्रूड तो इतना हमको मिलेगा ही, और प्रोड्यूसर को भी पता है कि तो आपको क्रूड देना पड़ेगा, तो फिर नेगोशिएशन किस बात की होगी? अब जो है, एक तो नेगोशिएशन इफेक्टिव होगी बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिफाइनरी, दैट इज वन, एंड सेकेंडली दिस इज मोर इम्पोर्टेंटली, जो क्रूड हर रिफाइनरी में जो है नहीं ठीक तरह से रिफाइन हो सकता, वो रिफाइनरी की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय पर रिफाइनरी को किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए बनाने हैं, और वो किस क्रूड से बन सकते हैं, क्योंकि सब क्रूड में बहुत डिफरेंस होता है जी। हालांकि जो वर्ड है वो क्रूड ऑयल यूज करते हैं, बट क्रूड की क्वालिटीज में, कैलोरिक वैल्यू में, उसके जो कट्स हैं अलग अलग, उसमें काफी फर्क होता है। तो अब वो उस रिफाइनरी को क्रूड जाएगा जो रिफाइनरी उस क्रूड का उस समय पर सबसे अच्छा वैल्यू जनरेट कर पाएंगी। उससे क्या होगा कि रिफाइनरी भी उसकी अच्छी प्राइस देगा, और वो भी बहुत खुशी खुशी, और जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर को भी अच्छी प्राइस मिलेगी, और सबसे बड़ी बात उसी रिफाइनरी को क्रूड मिलेगा जिसकी उसको आवश्यकता है जी। बहुत अच्छा है जी। सर, पर क्या इसका फायदा किसी उससे जो बायर्स हैं उनको मिल सकता है? कुछ फायदा होगा को भी, सेलर्स को भी? दिस इज सच ए प्रपोजिशन व्हिच इज विन विन फॉर द बायर एज वेल एज सेलर, एंड हेंस फॉर द कंट्री एज वेल, बिकॉज़ उसी क्रूड को आप ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे, उससे बायर को फायदा होगा, जो उसकी प्रोडक्ट स्लेट है वो अच्छी बनेगी, सेलर को फायदा होगा क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो उसको अच्छी प्राइस मिलेगी, रिफाइनरी को भी अच्छी प्राइस देनी चुभेगी नहीं, क्योंकि वो अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएगा अपनी रिफाइनरी जी। अच्छा, इसका दूसरा जो है वो है विंडफॉल टैक्स जो लगाया है ये तो जैसे बैलेंस किया है एफएम ने, यहाँ से लिया वहां से दिया, ऐसे करके किया है। तो ये विंडफॉल टैक्स जो अभी डाला गया है एक्सपोर्ट के ऊपर क्रूड के, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जो मार्जिन्स हैं, जो रिफाइनरीज हैं जो रिफाइन करती हैं, जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, उनको अफेक्ट करेगा और कितना अफेक्ट करेगा? क्योंकि डेफिनेटली आरआईएल का स्टॉक गिरा जिस दिन ये खबर आई, आज एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो का स्टॉक गिरा हुआ है तो ये मतलब मैं तो स्टॉक की नजर से देखती हूँ। डेफिनेटली जब ऐसे डिसीजंस आते हैं तो सबसे पहले उसके स्टॉक प्राइस पे असर पड़ता है, फिर डेफिनेटली वो धीरे धीरे कंज्यूमर को पास होता है। खैर, ये तो एक्सपोर्ट वाला डिसीजन है, विंडफॉल वाला, ये डोमेस्टिकली नहीं रिलेटेड है। तो इसका क्या असर मार्जिन्स पे पड़ेगा जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं? स्पेशली आरआईएल का ही नाम सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि वो उसका सीधा इफेक्ट सेंसेक्स पे पड़ता है, क्योंकि उसका वेटेज सेंसेक्स पे सबसे ज्यादा है। देखिए, ये आपका कहना ठीक है कि स्टॉक प्राइस पे, और जो स्टॉक प्राइसेस है दे आर द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। जब किसी कंपनी की प्रॉफिट अच्छे होते हैं, अर्निंग पर शेयर अच्छी होती है, तो उसके ऊपर और जो इन्वेस्टर्स हैं उसके प्रति ज्यादा आशावान होते हैं, तो प्राइसेस बढ़ते हैं, एंड वाइस वर्सा आल्सो।
तो प्राइसेस गिरे हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। बात करते हैं कि क्या नेगेटिव होगा। हमको ये पता है कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, काफी बढ़े हैं, और प्रोडक्ट प्राइसेस जो है वो उससे भी ज्यादा बढ़े हैं, क्रूड प्राइसेस से भी ज्यादा बढ़े हैं जी। और उसका कारण एक तो ये है कि जो रशिया से क्रूड आ रहा था, प्रोडक्ट्स आ रहे थे, वो उसके ऊपर कुछ देशों ने, यूरोप के देशों ने और यूएस वगैरह ने कुछ पाबंदी लगाई है। उससे जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स के बहुत बड़े हैं, और इस तरह से बड़े हैं कि क्रूड ऑयल से भी ज्यादा जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस ज्यादा बड़े हैं। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन बोलते हैं उसको, जो कि बेस फिगर होती है रिफाइनरीज का प्रॉफिटेबिलिटी निकालने की। तो वो जो जीआरएम्स हैं रिफाइनरीज के, वो काफी बड़े हैं। एक तो ये बात रही। और एक्सपोर्ट के ऊपर जो मार्केट्स में जो एक्सपोर्ट प्राइसेस है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो जो स्टैंड अलोन रिफाइनरीज हैं, स्टैंड अलोन से मेरा मतलब ये है जिनका अपना मार्केटिंग सेटअप उतना नहीं है जितना उनका प्रोडक्शन ज्यादा है, ऐसे कौन कौन सी रिफाइनरीज हैं? रिलायंस की रिफाइनरीज है, नियारा की रिफाइनरी है जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, एमआरपीएल की है, चेन्नई पेट्रोकेमिकल की है, एनआरएल है। तो ये सब रिफाइनरी जो है का अपने प्रोडक्शन का काफी हिस्सा एक्सपोर्ट करती है। और अच्छा, अब वो जो रिफाइनरीज है वो एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा जोर दे रही थी, तो डोमेस्टिक जगह पर हमारे पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई, कुछ जगह पेट्रोल की और डीजल की किल्लत भी हो गई। तो उससे और दूसरा जो उन रिफाइनरीज के जो प्रॉफिट्स थे बड़े सुपर नॉर्मल हो गए। जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं तो गवर्नमेंट का हक है, और अदर मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको मॉप अप किया जाए, उसको लिया जाए, ताकि वो जो गवर्नमेंट है वो अपने किसी प्रोडक्टिव चीज के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए या कुछ सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए उनको खर्च कर पाए। तो गवर्नमेंट को हमेशा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एक तो उनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कंट्रोल किया जाए, और क्योंकि उनकी देने की क्षमता भी है इस टाइम पर, और दूसरा जो डोमेस्टिक एरियाज में प्रोडक्ट्स की, पेट्रोल की, डीजल की कुछ उपलब्धि भी बढ़ाई जाए। वो ट्विन ऑब्जेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने ये टैक्स लगाया है, 6 रुपए लीटर जो है, 13 रुपीज डीजल के लिए और 6 रुपए पेट्रोल की, और एटीएफ पे भी 6 रुपए वो एक्सपोर्ट के लिए वो लगाया है। वो मेरे हिसाब से ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि इसको वो रिव्यू भी करेंगी फोर्टनाइटली, ताकि अगर कभी लगेगा कि मतलब अभी देने की क्षमता कम हुई है तो हो सकता है इसको थोड़ा रिव्यू किया जाए। जी, तो मतलब आपके हिसाब से ये सही है, सही कदम है? हाँ, अच्छा, मेरे हिसाब से सही है। हाँ, अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के स्टॉक्स में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा पहलू भी है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक अपस्ट्रीम कंपनीज के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है, जो 23,350 रुपए प्रति टन के हिसाब से लगाया गया जी। वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं है, वो डोमेस्टिक एरियाज में, जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया या ये जो वेदांता है, वो जो क्रूड ऑयल बेचते हैं डोमेस्टिक रिफाइनरीज को, उसके ऊपर 23,350 रुपए के हिसाब से टैक्स लगाया गया है प्रति टन, जो कि $40 पर बैरल जिस डॉलर टर्म में वो बनता है, $40 पर बैरल। जो मैंने अभी कहा रिफाइनरीज के लिए, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है कि शायद इस टाइम पे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वेदांता की देने की क्षमता है, इसलिए गवर्नमेंट ने वो टैक्स लगाया। तो लेकिन उसको थोड़ा सा रिफाइनरीज से थोड़ा हमको अलग से देखना पड़ेगा, हटके देखना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। और क्या क्या डिफरेंस है रिफाइनरीज में और अपस्ट्रीम कंपनीज में? अपस्ट्रीम कंपनीज का जो कैपेक्स है ना,
कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हर साल होता है और बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है। रिफाइनरी ऐसे नहीं है। रिफाइनरी तो एक तरह से एक फैक्ट्री एनवायरनमेंट है। आपने एक बार रिफाइनरी बनाई और उसके बाद में वो प्रोडक्शन देना शुरू करती है और 20-30 साल जो भी रिफाइनरी की लाइफ है तो वो प्रोडक्शन देती चली जाती है। कोई उस पीरियड के अंदर कोई बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। लेकिन अपस्ट्रीम कंपनीज में ऐसा नहीं है क्योंकि हर साल हर महीने नए नए कुएं खोदने पड़ते हैं। जी जो एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है। जो पुराने फील्ड है वो सूख जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं और उसके लिए नए फील्ड्स डेवलप करने पड़ते हैं, तो उसके लिए नई फैसिलिटीज लगानी पड़ती है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अपस्ट्रीम का वो हर साल होता है जी। और अगर इसको हम कम कर दें कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो वो प्रोडक्शन के ऊपर भी उसका, आने वाले सालों के प्रोडक्शन के ऊपर भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो अच्छा होता क्या है, ये जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है बड़ी वोलेटाइल है। 2015-16 में जैसे बड़ी वोलेटाइल है, इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक कर दिया था। जी जी 15-16 में $25 भी थी, आज $115 है, अभी तो कम हो गई, $100 से भी कम हो गई। देखिए विद इन 3-4 days दे हैव कम डाउन फ्रॉम 115 to 100। तो जब प्राइसेस कम होती है तो भी कैपेक्स करना पड़ता है। तो वो जो हमारे पास संचित कैश है, एक्यूमुलेटेड कैश, उसके अंदर से करते हैं। और जब प्राइसेस ज्यादा होती है उसको हम उस कैश को एक्यूमुलेट करते हैं बुरे आने वाले समय के लिए। जी तो अच्छा सर, अभी समय ऐसा है अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए कि पैसा कुछ बचा के रखें ताकि जब प्राइसेस कम हो और हमको खर्चा करने की जरूरत है तो इस कैश के अंदर से कर पाए। क्योंकि जैसे अभी जब 2015-16 में जब $25 था उस समय भी हमने कोई अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी नहीं की। तो कहां से किया? कुछ पीछे का कुछ पैसा बचा हुआ था उससे किया, कुछ लोन लिए और जो कि लोन हमने बाद में रीपे किए जब प्राइसेस बढ़ी, उससे कुछ पैसा जनरेट हुआ। तो ये तो एक तरह से टू डेवलप ए फैट विद इन द कंपनी फॉर द बैड डेज व्हिच आर बाउंड टू कम व्हेन द क्रूड ऑयल प्राइसेस वुड बी लोअर। तो ये इस तरह से अपस्ट्रीम कंपनीज को टच करना उतना ठीक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरा इसका पहलू ये है कि इस तरह की जो टैक्स है अपस्ट्रीम कंपनीज का ये एक्सपीरियंस रहा है कि ये एक बार लगाने के बाद में वित्त मंत्री महोदया ने कहा कि मतलब इसको हम रिव्यू करेंगे। तो मुझे पता नहीं कि वो अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए के रेफरेंस से कहा या डाउनस्ट्रीम के कंपनीज के रेफरेंस से कहा, लेकिन एक्सपीरियंस ये है कि एक बार टैक्स लग जाए तो रिव्यू जल्दी से होता नहीं है, कई साल लग जाते हैं और उस पीरियड के अंदर वो जो घाटा है टैक्स देने की क्षमता ना होने के बावजूद भी टैक्स की जो वसूल की जाती है वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो इसकी बजाय अगर फॉर्मुलेशन ऐसे होता कि अगर $115 अगर प्राइस है तो $40 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्राइस $100 आया जो कि आज आ भी गया तो वो आप टैक्स के अंदर भी $15 कम कर दीजिए, $25 ले लीजिए। और जब $75 आया तो वो जो टैक्स है वो जीरो हो जाना चाहिए, जो एडिशनल टैक्स है, इवन फॉर प्रॉफिट टैक्स जिसको गवर्नमेंट ने बोला है, ताकि वो गवर्नमेंट को फोर्टनाइटली रिव्यू करने का जो प्रावधान है उसकी जरूरत ही ना पड़े, ये ऑटोमेटिकली बाय सिस्टम इटसेल्फ रिव्यू होता रहे डे बाय डे बेसिस पे। इसमें क्या है कि एक तो ओएनजीसी का पक्ष है जो मैं बता रहा हूँ, दूसरा अगर आप इन्वेस्टर्स का देखें जी जिसमें आप काफी इंटरेस्टेड होंगे शायद, जी तो इन्वेस्टर्स को जो है अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी अभी तो अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स के पास में है कि जब प्राइस 90 आ जाएगा, 100 के बाद में 90 भी आएगा तो क्या उसको कम कर दिया जाएगा? शायद गवर्नमेंट कम कर दे, लेकिन ऐसी कोई लिखित गारंटी नहीं है। तो अगर ये बाई सिस्टम अगर ये हो जाए तो ये जो एनालिस्ट अपना एक वर्ष ये वैल्यूएशन मॉडल बनाता है तो उसमें वो डाल देगा कि अगर प्राइस 75 से ज्यादा होती है तो वो गवर्नमेंट जो है बाई वे ऑफ विंडफॉल टैक्स वो ले लेगी जी। तो 75 अच्छा सर, एक चीज और भी शिकायत जो लोगों की रहती है वो ये कि जब आप तो बाहर की इंटरनेशनल मार्केट से लिंक है, तो बाहर जब प्राइसेस कम होते हैं क्रूड के तो पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी के लिए कम नहीं होते हैं।
ज्यादा ही रहते हैं, मतलब बिफोर ऑल दिस हैपेंड, बिफोर दिस वॉर हैपेंड, तब नहीं, भी वो पेट्रोल देखिए के वो दाम तो काफी ज्यादा थे। नहीं, वो तो एक अलग विषय है, वो तो एक अलग विषय है कि जो कि गवर्नमेंट ने कई बार आंसर किया है, और उसको अभी इस समय पे दोबारा रिकअप करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो और खैर बहुत हालात वैसे ही खराब वो है। तो गवर्नमेंट ने वो आंसर करती रहती है बार बार, वो एक अलग विषय है। जी जी। क्योंकि गवर्नमेंट को अपने डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए कोविड में इतना खर्च किया गवर्नमेंट ने, रेवेन्यू कम हो गया, उस सब के लिए भी पैसा चाहिए था। जी अच्छा सर, दूसरे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरव्यू काफी लंबा हो जाएगा। ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शंस जो आ रहे हैं, जो उसका ये जो फॉसिल फ्यूल से जुड़ी कंपनी जो पीएसयूज हैं, तो काफी तो कंपनीज हैं जिन्होंने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल में और सोलर में अपना कदम बढ़ा दिया है आगे। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कितना, अगर मैं ओएनजीसी की ही बात करूं, आपके रहते रहते तक क्या कुछ ऐसे इनिशिएटिव शुरू हुए थे जिसमें ये हाइड्रोजन के ऊपर या ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है, इसके ऊपर कुछ ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ कुछ कदम उठाए थे ओएनजीसी ने? देखिए, मैं तो 2017 तक ओएनजीसी में था, तो उस समय तक हाइड्रोजन के ऊपर और ईवीज के ऊपर उतना जोर नहीं था, लेकिन इस तरह का एक संभावना थी कि इस तरह का हो सकता है। हमने जो हमारा एक ओएनजीसी एनर्जी सेंटर है, उसमें हमने हाइड्रोजन की रिसर्च शुरू की थी और बैटरीज के ऊपर भी रिसर्च शुरू की थी। मुझे आज की तारीख में ज्ञात नहीं है कि वो रिसर्च कहां तक पहुंची, कितनी सक्सेसफुल हुई। तो एक तो वो विषय है। दूसरा, उस टाइम पर भी ओएनजीसी ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए जिसमें विंड से प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, एक हमने गुजरात में स्टार्ट किया, एक राजस्थान में किया। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स उसी समय से चालू हो गए थे। कुछ और प्रोजेक्ट्स भी उसके बाद में चालू किए गए। एक रूफ टॉप पे भी सोलर प्रोडक्शन होनी चाहिए, उसके भी कुछ प्रोजेक्ट्स चालू किए गए। तो उस तरह का मतलब इस तरह के इनिशिएटिव शुरू कर दिए गए थे। और अगर मैं इसको अगर कहें कि देखिए, भारत का जहां तक सवाल है, हमको ये मानना चाहिए कि अभी जो फोसिल फ्यूल्स है, जिसमें गैस खासतौर से और एंड टू सम एक्सटेंट क्रूड ऑयल भी, इसका वादा काफी समय तक रहेगा। जी जी। ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले 5, 10, 15, 20 साल के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा रिमार्केबल परसेंटेज शिफ्ट होगा फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस टू सो कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, 30 साल बाद, 40 साल, 50 साल बाद ऐसा हो सकता है, वो भी इतना ज्यादा नहीं। अभी एक रिपोर्ट आई थी, मैं पढ़ रहा था आईईए की, जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने कहा था कि मतलब शायद उन्होंने 2050 के एस्टिमेट किए थे या 2070 के किए थे, शायद 2050 के किए थे। और मैं उसमें कंपेयर कर रहा था कि आज क्या है स्थिति और 2050 के जो उन्होंने एस्टिमेट किए थे उसमें क्या स्थिति होगी। तो कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज में ऐसा नहीं लग रहा था कि फॉसिल फ्यूल से और विंड और सोलर की तरफ कोई बहुत ज्यादा शिफ्ट होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दूसरा ये है कि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो ह्यूज बहुत है, और हम तो कितना इंपोर्ट भी कर रहे हैं, आपको पता है, क्रूड ऑयल, बाकी एनर्जी के सोर्सेस। तो उसके रहते हुए और ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये बढ़ भी रही है। तो उसके रहते हुए ऐसा मुझे नहीं लगता कि मतलब फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, स्पेशली नेचुरल गैस के ऊपर एंड टू एन एक्सटेंट क्रूड ऑयल के ऊपर भी कोई बहुत ज्यादा आंच आने वाली है। क्योंकि देखिए, 3 फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल। अब अगर हम इसको वरीयता के क्रम से देखें, अगर किसी एक को हटाना है क्योंकि हमको ग्रीन एनर्जी चाहिए, तो सबसे पहले कौन सा हटेगा? सबसे पहले कोल हटेगा। इनफैक्ट यूएसए के अंदर तो अभी जितने पावर प्लांट्स आउट ऑफ साइकिल जा रहे हैं,
क्योंकि वो जो उनका टर्म है, जो उनकी लाइफ है वो खत्म हो गई है। वो जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो उसके बदले जो नए प्लांट्स बन रहे हैं वो कोल बेस्ड नहीं बन रहे हैं, तो वो गैस बेस्ड बन रहे हैं या और दूसरे तरह से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वैसा ही कुछ इंडिया में अगर होगा तो सबसे पहले जो कमी आएगी फॉसिल फ्यूल में वो कोल पर आएगी। और कोल आज भी हमारा जो टोटल एनर्जी बास्केट है उसका एक ह्यूज परसेंटेज कोल है जी। तो अच्छा सर आखिरी, तो उसके बाद में क्रूड और नेचुरल गैस का क्या नंबर आएगा? जी अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी निवेशकों के नजरिए से, बिकॉज आप बोल रहे हैं कि अभी एनर्जी का उतना कम होगा नहीं, ये जो फॉसिल फ्यूल वाले है, तो इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन, बिकॉज आईओसी का स्टॉक तो कंटिन्यूसली मैंने देखा है पिछले जून से बढ़ा ही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, ओएनजीसी का भी ठीक ठाक कर रहा है। तो आपके हिसाब से ये मतलब इस सेक्टर में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये स्टॉक्स अच्छे रहते हैं? आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं क्या कहूंगा, तो आप देखिए कि मैंने तो 2000 या 2000 से पहले जब ओएनजीसी ने हमको शेयर्स अलॉट किए थे एज एन एम्प्लॉई, जी, सारे के सारे शेयर आपको तो आज तक भी फायदा होगा। हाँ, वो सारे के सारे शेयर मेरे पास आज तक भी हैं जी। मैंने कोई इसमें से कोई अपने शेयर बेचे नहीं है जी। तो लेकिन मेरा वो जो रीजन है, आप ये भी कह सकते हैं कि वो सेंटिमेंटल है, अटैचमेंट है उन शेयर से, लेकिन वो काफी बड़ी वैल्यू के हैं एज कंपेयर टू माय टोटल पोर्टफोलियो। तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि मतलब इन्वेस्टर्स को परचेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए आज की तारीख में, आई डू नॉट नो, बट सो फar as the performance of the sector is concerned, that is going to be intact. It's not going to go down because the source of energy would change from crude oil and natural gas to green energy. तो उस वजह से जो है ऐसा नहीं होगा कि हमको क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो हमको बंद करना पड़ेगा कुछ साल के बाद में, और ओएनजीसी का क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस बिकेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके कोई दाम भी बहुत ज्यादा गिरने वाले नहीं है कुछ आने वाले सालों में। जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया सर, आपसे बात करके काफी इंफॉर्मेशन मिली, खासकर ये डीरेगुलेशन वाला जो था और विंडफॉल टैक्स वाला, इसके ऊपर आपसे बात करके काफी इंफॉर्मेशन मिली। तो सर थैंक यू, आपका शुक्रिया, आप मेरे चैनल पे जुड़े। आपसे आगे भी मैं बात करूंगी, कुछ ऐसे और इनिशिएटिव्स आएंगे जब भी सरकार के, और थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई आल्सो एंजॉयड।